Assalamualaikum everyone. This is our lecture number 5, which is basic types of writing format. अब हमने जो है थोड़ी बहुत बात कर ली कि कंटेंट राइटिंग किस किस तरह की होती है। अब हम राइटिंग फॉर्मेट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि कंटेंट राइटिंग में यही बेसिक 4 तरीके के राइटिंग फॉर्मेट्स यूज होते हैं। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है हमारे लिए। पहली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। Descriptive writing क्या होती है? A descriptive paragraph provide a vibrant experience for the reader through vivid language and description of something, unlike narrative paragraphs which must include personal thoughts, feelings, growth. Descriptive paragraphs do not need to be personal in nature. अच्छा, इसमें ये बात की गई है कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में हम किसी भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन बयान करते हैं, चाहे वो कोई इवेंट हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई हमारे सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट हो। हम अगर स्टोरी लिख रहे हैं या हम स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं, तो अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं, किसी स्टोरी के नहीं है, किसी नॉवल की नहीं है, किसी मूवी की नहीं है, ड्रामा की नहीं है, तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी हर चीज एक डिस्क्रिप्शन के साथ डिफाइन करनी है, ताकि आपका जो रीडर है वो अपील हो। सही है। In order to provide this vivid detail, the writer must use language that appeals to the reader's 5 senses. सही है। रीडर के जो 5 सेंसेस है ना, उनको आपके ऑब्जेक्ट या आपकी चीजें अपील करनी चाहिए, जैसे कि साइट, स्मेल, साउंड, टेस्ट एंड टच। ये हमारे बेसिक 5 सेंसेस होते हैं। सही है। अब रीडिंग करते हुए कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम वो बाकी में चीज फील कर रहे हैं, या हम वहां पे मौजूद हैं, या हम उस चीज को देख रहे हैं। तो बेहतर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग या बहुत अच्छी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यही होती है जो एक रीडर को आपके साथ साथ जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वही चीज प्रेजेंट करे। जैसे कि हमारे पास यहाँ एक एग्जांपल है, द ट्री वॉज टॉल एंड ग्रीन। अब अगर मैं किसी सीन का व्यू बता रही हूँ, तो मैंने बता दिया कि भाई ट्री जो है वो टॉल है और ग्रीन है। अब इसी सेंटेंस को अगर एक हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, द सॉफ्ट एंड डैम्प पिंक फ्लावर्स ऑफ डॉगवुड ट्रीज स्मेल स्वीट इन द कूल स्प्रिंग एयर एज द विंड विसल थ्रू इट्स येलो ग्रीन लीव्स। सही है। तो दोनों सेंटेंस में आपको क्या डिफरेंस नजर आया कि पहले सेंटेंस में हमने बस एक बात कर दी कि ट्री जो है वो टॉल है और ग्रीन है। सही है। तो कोई भी ट्री जो है वो टॉल और ग्रीन हो सकता है। अब एक जो रीडर है उसको डिपिक्ट करने में वो कोई इतनी इंटरेस्टिंग सी चीज नहीं लगेगी। सही है। जबकि दूसरी जो हमारे पास सेंटेंस है जिसको हमने रिफ्रेश किया है इसी सेंटेंस को, उसमें हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन इसकी दी है। तो उसमें हमने देखिए सॉफ्ट और डैम्प इन चीजों का यूज किया है कि हम फील बता रहे हैं। ठीक है। फील के सेंस को जो है वो हाईलाइट किया है इस पॉइंट में, कि जो है पिंक फ्लावर्स हैं उसके साइड के सेंस को जो है आपने हाईलाइट किया है, या येलो ग्रीन लीव्स हैं, तो एक इंसान के आंखों में जो है वो चीज आ जाती है कि ठीक है भाई उस ट्री के जो है पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, उसमें येलो ग्रीन लीव्स हैं, और स्मेल स्वीट एंड कूल स्प्रिंग एयर। ठीक है। तो ये फील के सेंस को जो है आप हाईलाइट कर रहे हैं। तो इस तरीके से रीडर के सेंसेस को जो है अप्रोच करना एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में जरूरी होता है जब आप किसी चीज की डिस्क्रिप्शन को बयान कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास परसुएसिव राइटिंग। परसुएसिव राइटिंग का मतलब क्या होता है कि किसी को परस्यू करना, किसी के थॉट्स को परस्यू करना। परस्यू का मतलब क्या होता है कि आपको अप्रोच करना किसी के थॉट्स को, कि भाई मेरा ये जो है आइडिया है इस चीज के बारे में कि आपको जो है ना ये वाली चीज यूज करनी चाहिए और आपको ये वाली चीज नहीं यूज करनी चाहिए। आप एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में जो है आजकल वो इस चीज का रेशो जो है वो बहुत बढ़ गया है और इस चीज का रेशो कम हो गया है। तो अब आपने एक आर्ग्यूमेंट कर दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं चल रहा सोसाइटी में। हम आप जिस चीज की बात कर रहे हैं उसका रेशो भी उतना ही बराबर है, दोनों चीजों का रेशो बराबर चल रहा है। ठीक है। तो आपने एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर दिया। आप उस आर्ग्यूमेंट को आप अगर लिख रहे हैं, डिफाइन करने हैं, तो अब उस आर्ग्यूमेंट को आपने जो है अपने ऑडियंस के बिलीफ और बिहेवियर को बदलने के लिए, जाहिर है जब आप एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है ना कि और लोगों का उससे इख्तिलाफ है। तो उस इख्तिलाफ को बदलने के लिए आप आपके पैराग्राफ को या आपकी राइटिंग को जो है, जो परसुएसिव राइटिंग है उसमें आपको क्लेम्स और जो है कोटेशंस, एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स ये डालना जरूरी है। सही है। मतलब आपने अपने आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करना है कि अगर मैं ये बात कह रही हूँ कि भाई कराची की पॉपुलेशन जो है वहां पे ज्यादातर इमिग्रेंट्स रह रहे हैं। अब के अगर हम देखा जाए तो हमारे जो रूरल एरिया से इमिग्रेंट है वो रूरल एरियाज को छोड़ के माइग्रेट करके ज्यादातर कराची में आ गए। तो अब अगर मैं इस चीज को डिफाइन कर रही हूँ और लिख रही हूँ, सही है, तो मुझे इसमें स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू ऐड करनी बहुत जरूरी है। सही है। तो इससे जो है मेरा आर्ग्यूमेंट बहुत जस्टिफाइड लगेगा।
फिर उसके बाद आ जाते हैं हम नरेटिव राइटिंग पे। तो narrative paragraph demonstrates the development of a person through chronological retelling of an important event. In addition, a narrative paragraph should indicate how a person has changed or learned from this experience. The experience should unfold much like a plot of a novel or a short story. नरेटिव राइटिंग में आप नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हमने जो है ऐसा किया और मुझे इस तरीके की फीलिंग आई और मैंने ये चीज ऐसे की। तो एग्जाम्पल अभी मैं बताती हूँ इसकी। सही है कि आप नरेशन, नरेशन का मतलब तो सबको ही समझ आता होगा कि आप किसी वाकये को जो है बयान कर रहे हैं, और बयान करने के साथ साथ अपनी फीलिंग्स भी बता रहे हैं कि भाई जब ऐसा हुआ, या मैं जब गाड़ी से उतरी या उतरा तो मैंने ऐसा फील किया, या मेरे सामने वो चीज दिखी मुझे तो मुझे ऐसा फील हुआ। ठीक है। तो आपको जो है, आप मतलब आपके स्टोरी का जो प्लॉट है, जो आप स्टोरी बयान कर रहे हैं, तो उसका प्लॉट साथ साथ जो है वो खुलता जाए। नरेटिव राइटिंग ऐसी होती है। सही है। उसमें ये होता है कि एक जो आप कैरेक्टर हैं, या तो आप अपने अपने बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि आप फीलिंग्स जो है वो बयान कर रहे होते हैं लिख के, कि जो है वो इस तरीके की फीलिंग आ रही थी, या ये चीज जब हुई तो किस तरीके से हम फील कर रहे थे, या क्या उस वक्त सिचुएशन थी, वो पूरी सिचुएशन को कंप्लीटली बयान करना। ठीक है। इसमें दो तरीके से लिखा जाता है, एक होती है इंटीग्रेटेड डिस्क्रिप्शन एंड मोटिवेशन। तो इसका ये एग्जांपल है कि टुडे आई स्टेप्ड इनटू माय न्यू स्टेज ऑफ माय लाइफ बाय मूविंग इनटू माय ओन अपार्टमेंट। अब जो है ये एक पैराग्राफ है, इसमें बताया गया है कि कोई फीमेल या मेल जो भी है, वो उसने अपने एक नई स्टेज का जिंदगी का आगाज किया है। ठीक है। अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होके आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आई हैव नेवर लिव्ड विद माई, आई हैव ऑलवेज लिव्ड माई रूममेट्स। ठीक है। मैंने हमेशा अपने रूममेट के साथ जिंदगी गुजारी है, तो अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं अकेले रह रही हूँ या रह रहा हूँ। I was able to find a great used couch on Facebook Marketplace that I have set up in the living room. My friends think living by myself will be lonely, but I am really enjoying setting up my place exactly how I wanted. तो अब आपने यहाँ पे बयान कर दिया कि जो है हमने काउच भी खरीद लिया। ठीक है। और उसको मैंने लिविंग रूम में सेट कर दिया। पूरी आपने जो है अपनी लोकेशन भी बता दी, थोड़ी बहुत डिस्क्राइब कर दी अपार्टमेंट की, कि मैंने काउच को जो है वो लिविंग रूम में सेट कर दिया और मुझे बहुत जो है इंजॉयबल लग रहा है ये सारा सिस्टम, जो अपनी नई प्लेस में शिफ्ट होकर उसको सब कुछ चीज़ों को मैनेज करना अकेले। और मेरे फ्रेंड ये समझ रहे थे कि मैं अकेला हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। और मैंने पिक्चर्स यहाँ यहाँ हैंग की हैं अपने घर में, और मैंने रात में जो है मेरी पूरी रात इसी तरीके से रीअरेंजिंग में गुजर गई फर्नीचर के, ये सारी चीजें। ठीक है। दूसरी जो है ब्लॉग डिस्क्रिप्टिव एंड मोटिवेशन। इसमें क्या है, टुडे आई मूव इनटू माय अपार्टमेंट। आपने बस बता दिया कि मैं अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ, ये नहीं बताया कि मेरे फ्रेंड्स क्या सोच रहे थे इस बारे में और मैं क्या सोच रही हूँ इस बारे में। ठीक है। बस आपने बता दिया कि ये बात, ये जो है वाकया या ये जो है इवेंट हो गया, और इसके साथ साथ मैं किस तरीके से मुझ में किस तरीके से एवोल्यूशन आया है। कि वी गॉट अप एट 6 AM। कि 6 AM जो है मैं सुबह उठी या उठा और मैंने जो है अपना सामान ट्रक पे लोड किया और नई प्लेस में आ गया, और मुझे पूरी सुबह लगी सारी चीजों को मैनेज करने में, रखने में। आपने अपनी फीलिंग उसमें बयान नहीं की। ठीक है। तो ये वाली चीज है वो बहुत रफ सी लग रही है, मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं लग रहा कि दूसरों की आपने जो है इस वाले पैराग्राफ में इंटीग्रेटेड डिस्क्रिप्शन मोटिवेशन में आपने दूसरों के भी थिंकिंग बता दी कि मेरे फ्रेंड्स क्या सोच रहे थे और मैं क्या सोच रही हूँ और इस वक्त मुझे कैसा लग रहा है। तो ये वाली चीज जो है इसको मैं प्रेफर करूंगी कि इस तरीके की राइटिंग जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल होती है और पढ़ने में रीडर के एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। सही है। फिर आ जाती है फोर्थ टाइप, एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होती है, विच प्रोवाइड इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ अ टॉपिक। किसी भी टॉपिक के ऊपर या किसी भी सिचुएशन के ऊपर आपने एक अच्छी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ठीक है। अब ये चीज हमारे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से कैसे डिफरेंस है, कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हम किसी भी इवेंट की, किसी चीज की डिस्क्रिप्शन बयान कर रहे होते हैं फीलिंग के साथ। सही है। 5 सेंसेस को यूज करते हुए। एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंदर हम एक टॉपिक को क्लेरिफाई कर रहे होते हैं। सही है। एग्जाम्पल इसकी इस तरीके से देख रहे हैं आप, कि एक्सपोजिटरी राइटिंग अगर मैं कोई टॉपिक सिलेक्ट कर रही हूँ, जैसे कि क्लाइमेट चेंज का मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया, कि हमारे यहाँ जो है वो अक्सर हर साल या हर 2 साल बाद एक हरिकेन या एक थंडरस्टॉर्म की पेशन गोई होती है। ठीक है। तो वो इस कदर क्यों बढ़ गई है, ठीक है, या अर्थक्वेक्स क्यों बढ़ गए हैं। मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे इसे क्लेरिफाई करना है एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंदर। तो इसमें मैं क्या करूंगी कि
अपने टॉपिक को क्लेरिफाई करने के लिए अपनी पूरी सिचुएशन को बयान करना जरूरी होता है, ठीक है। रीजन जानना जरूरी होता है इसमें कि क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ठीक है। और वो वजूहात हैं हमारे जो क्लाइमेट है उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो मेरी पूरी बात वाजे भी हो जाएगी और क्लेरिफाई भी हो जाएगी कि मैं बयान क्या करना चाह रही हूँ। ये आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, ठीक है। जाहिर है इस पे कोई आर्ग्यू नहीं कर रहा है कि हरिकेन्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये बात सबको एविडेंट सामने नजर आ रही है, ठीक है। तो ये नरेटिव राइटिंग से या परसुएसिव राइटिंग से डिफरेंट है। एक्सपोजिटरी राइटिंग में ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत मैटर करती है। क्या थीसिस जो है ना वो आपको फाउंडेशन है। जैसे थीसिस मैंने क्या दिया कि मैं जो हूँ वो, थीसिस का मतलब क्या होता है कि मेरी अपनी रिसर्च ये है कि हरिकेन्स जो है वो, थंडरस्टॉर्म जो है वो बढ़ गए हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। पिछले 5 सालों में क्लाइमेट चेंज जो है वो काफी आया है, तो ये मेरी थीसिस है, सही है। मैंने रिसर्च की है इस पे। अब मेरा जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होंगे कि इंट्रोडक्शन में किस तरीके से दे रही हूँ, वो एक घर से इसको जो है हमने यहाँ पे रिजेम्बलेंस दी है कि थीसिस जो है वो हमारी किसी भी घर की फाउंडेशन हो सकती है। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो है वो डोर हो सकता है आपकी बॉडी, जो सेंटेंस बॉडी सेंटेंस है उसके अंदर एंटर होने के लिए। बॉडी सेंटेंस जो है वो आपकी वॉल्स की तरह तरह एक्ट कर सकती हैं, और कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है वो एज अ रूफ एक्ट कर सकती हैं। तो मतलब ये क्या है कि ये 4 चीजें एक एक्सपोजिटरी राइटिंग में इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन अपीलिंग होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन जो है वो बोर ना करे लोगों को, उसमें अच्छी हेडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। और मेन टॉपिक जो आप बॉडी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो आपको इंट्रोडक्शन में उन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर देना है कि भाई हम ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स को अब मैं बॉडी सेंटेंस के अंदर ये 2-3 पैराग्राफ जो होंगे उनमें डिस्कस करूंगी या करूंगा, ठीक है। और जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन क्या होता है, वो जितना भी आपने लिखा है उसका आपने सब एक निचोड़ निकाल लिया कि भाई इस बात से मेरा प्रूफ क्या हुआ है। तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो है वो आपका इंटरटेनिंग और इंट्रीग्यूइंग होना चाहिए, मजे का होना चाहिए, सही है। जैसे कि एग्जांपल है, कंसिडरिंग द रिजल्ट्स ऑफ हाई स्कूल एग्जिट एग्जाम। एक हाई स्कूल एग्जिट एग्जाम के रिजल्ट्स अगर हम कंसिडर करें तो इससे अपेरेंट होती है ये बात कि स्कूल का जो करिकुलम है, स्कूल का जो सिलेबस है, उसमें बेसिक मैथ स्किल जो है वो प्रॉपरली नहीं पढ़ाई जाती। मैंने इंट्रोडक्शन में ये बात लिख दी, ठीक है। जैसे कि फ्रैक्शन है, परसेंटेजेस हैं, लॉन्ग डिविजन है। तो अब मैंने ये 3 बात जो है डिफाइन कर दी कि मैं, मुझे किस तरीके से पता चला कि फ्रैक्शन बच्चों को नहीं आता है स्कूल के अंदर, परसेंटेज कैलकुलेशन नहीं आती और लॉन्ग डिविजन करना नहीं आते बेसिक हाई स्कूल के बच्चों को, ठीक है। तो मैंने ये 3 बातें जो मैंने देखी वो इंट्रोडक्शन में बयान कर दी। अब मैं अपने बॉडी सेंटेंस के अंदर इनको डिफाइन करूंगी कि क्या कौन सा ऐसा इवेंट था या कौन सा ऐसा सवाल था जिसको मैंने पूछा तो मुझे ये जवाब मिले, तो इतने बच्चों ने सही जवाब दिया, इतने बच्चों ने नहीं जवाब दिया फ्रैक्शन के, तो मुझे उससे पता चल गया अच्छा भाई फ्रैक्शन यहाँ पे बहुत वीक है। फिर मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स के सवाल दिए तो उससे मुझे पता चल गया कि परसेंटेज भी इन बच्चों को नहीं निकालनी आती, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं बॉडी सेंटेंस में डिस्कस करती चली जाऊंगी। थिंग्स टू डू एंड थिंग्स नेवर टू डू, एक इंट्रोडक्शन में या एक एक्सपोजिटरी राइटिंग में कौन कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए। थिंग्स टू डू में क्या आ जाता है, कैप्चर द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। आपने इंटरेस्ट सबसे पहले डेवलप करना है कि कोई भी टॉपिक है आपका, टॉपिक चाहे बहुत बोरिंग भी हो, एक कंटेंट राइटर की जॉब होती है कि उसको इंटरेस्टिंग बनाए वो, सही है। तो आपने शुरू में जो है वो एक स्टोरी टाइप बयान करना है, या फैक्ट्स और फिगर से या कोटेशन से, या किसी कोटेशन से अगर स्टार्ट किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी राइटिंग जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। प्रॉब्लम को सिंपली स्टेट करना, जैसे कि अभी हमारे ऊपर वाला लाइन थी कि स्कूल एग्जाम में मुझे ये प्रॉब्लम आई, मैंने सिंपली एक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर दिया, उसको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा करके नहीं बताया, ठीक है। कंसाइज लिखना होता है, काउंटर पार्ट जो है वो नहीं ऐड करने होते हैं, ठीक है। और आपका थीसिस जो है वो प्रेफरेबली वन आर्ग्यूबल स्टेटमेंट, स्टेट द थीसिस प्रेफरेबली इन वन आर्ग्यूबल स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट के अंदर जो है ना आपने अपना थीसिस बयान कर देना है कि मैथ्स स्किल जो है वो इन बच्चों में नहीं है। मैंने ये आर्ग्यूबल स्टेटमेंट अपना बयान कर दिया, ये मेरा थीसिस है कि भाई इन बच्चों को मैथ्स नहीं आती। क्यों नहीं आती है वो मैं बॉडी सेंटेंस के अंदर डिफाइन करती चली जाऊंगी, ठीक है। अच्छा, राइटिंग के अंदर आपने ये चीज नहीं शो करनी होती एक्सपोजिटरी थीसिस या परसुएसिव राइटिंग के अंदर, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि आपने जो है ये बात नहीं शो करनी कि शायद ऐसा हो सकता है, या आई एम नॉट सर्टेन, या वी कैन नॉट बी सर्टेन, या वी कैन नॉट बी श्योर, लेकिन ऐसा है, मुझे ऐसा लगा। इस तरीके की बात नहीं करनी होती, आपको बिल्कुल 100% अपना जो है देना होता है कि मैं इस बात पे बिल्कुल जस्टिफाइड हूँ कि ऐसा ही है, सही है।
इसके अलावा यूज स्वीपिंग जनरलाइजेशन। स्वीपिंग जनरलाइजेशन मतलब एक जनरल टर्म में बात करनी है कि ऑल मैन लाइक फुटबॉल या ऑल वुमेन लाइक लाइक पार्टी ड्रेसेस या इस टाइप की चीज है कि आपने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करनी होती कि ये वाली रेशियल कम्युनिटी को ये चीजें पसंद होती हैं और उसको नहीं पसंद होती। इस तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है, अपनी राइटिंग के अंदर। अनाउंस योर इंटेंशन कि ये मेरा पेपर है और इसके अंदर मैं जो हूँ ये वाली बातें बयान करने वाली हूँ, ठीक है, या करने वाला हूँ। आपने सबसे पहले ये दो बातें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएंगी कि आपने एक लाइन के अंदर अपनी आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट बयान करनी है, लेकिन शुरू जो आपने स्टार्टिंग करनी है वो इस तरीके से करनी है कि ये मेरा थीसिस पेपर है और मैं इसके अंदर इस बात को बयान करने वाली हूँ या वाला हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपने अपनी इंटेंशंस बता दी कि आई एम गोइंग टू प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट, और वो आर्ग्यूमेंट ये है आपने एक लाइन के अंदर स्टेट कर दिया, ठीक है। बॉडी सेंटेंस जो है वो आपका एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। बॉडी सेंटेंस क्या है कि समझे आपकी बॉडी सेंटेंस जो है वो पूरा आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बीच का जो मटेरियल है वो बॉडी सेंटेंस कहलाएगा, सही है। वो आपके व्यूज होंगे और आपने बॉडी सेंटेंसेस के अंदर अपने व्यूज को बिल्कुल क्लेरिफाई करना है कि अगर बच्चों को बेसिक मैथ स्किल्स नहीं आती तो मैंने जो है वो स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे, ठीक है, और उन बच्चों में से 60% ने जो है वो आंसर इस तरीके के दिए कि मुझे उनसे अंदाजा हो गया कि इन बच्चों को परसेंटेज कैलकुलेशन नहीं आती, ज्यादातर के तो फॉर्मूला ही सही अप्लाई नहीं हुए हुए थे, ठीक है। तो बिल्कुल आपने क्लेरिफाई कर दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू परसेंटेज वाले पैराग्राफ में। फिर आप लॉन्ग डिवीजन के पैराग्राफ में आना है कि बच्चे जो हैं वो बेसिक सवालों को जो है वो जिनमें लॉन्ग डिवीजन अप्लाई हो रही थी उसको उन्होंने जो है छोड़ दिया ये समझ के कि इनमें तो लंबी कैलकुलेशन है या हमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं किए गए तो हम कैसे करेंगे, तो लॉन्ग डिवीजन नहीं आती उन बच्चों को, उनका दिमाग गया ही नहीं इस तरफ, सही है। तो इन सारी व्यू पॉइंट जो आपके हैं वो बिल्कुल क्लियर क्लियर कट व्यू पॉइंट्स हैं कि लग रहा है कि भाई इन बच्चों को कुछ नहीं आता, तो वो आपने बॉडी पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया। अब ये एक एग्जाम्पल भी हम यहाँ देख रहे हैं कि while Canada's involvement in World War II did not lead to as many young men dying as in Britain, a generation was still deeply affected. ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि कनाडा की इन्वॉल्वमेंट वर्ल्ड वॉर टू में जो है वो ऐसी थी कि उसने जो है बहुत ज्यादा यंग यंग जो उनके लोग थे उसमें उन जंगों में नहीं मरे। कनाडा वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटेन के साथ अलाय था, लेकिन ब्रिटेन के जितने लोग मरे कनाडा के उतने नहीं मरे, लेकिन फिर भी उनकी एक जनरेशन जो है वो उस वॉर से डीपली अफेक्टेड हुई, सही है। तो इस पूरे सेंटेंस में राइटर ने क्या बात करने की कोशिश की है कि उसने दो बातें कर दी यहाँ पे। This statement seems to be saying two things at once. That Canada's young men were not killed in same as number as those of other allies, and that number of the deaths nonetheless mark a generation. On the other hand, the historian seems to say that the two outcomes are not directly linked. भाई पहले तो उसने ये बात कह दी कि हमारे जो कनाडा के यंग मैन थे वो इतने ज्यादा नहीं मरे अगर हम कंपैरिजन करें उसके एलाइज कंट्री में, ठीक है, तो जो एलाइज थे उसके। दूसरी उसने बात क्या कर दी कि दोनों चीजें जो है वो दोनों आउटकम जो है वो डायरेक्टली लिंक नहीं करते लेकिन इनडायरेक्टली लिंक करते हैं, ठीक है। उसने एक ही लाइन में ये बात भी बयान कर दी कि ये डायरेक्टली लिंक नहीं है और ये भी बात बयान कर दी कि ये इनडायरेक्टली लिंक्ड है, ठीक है। उसको मजीद बयान करने की जरूरत नहीं पड़ी कि हमें किस तरीके से लगा कि ये इनडायरेक्टली लिंक है, कि अगर कनाडा ने जो है वो वर्ल्ड वॉर टू में पार्ट लिया तो इसके बहुत सारे लोग नहीं मरे, ठीक है, ब्रिटेन के मर गए, लेकिन हमारी जनरेशन जो थी उसको एजुकेशन नहीं मिली, ठीक है, उस एरा में, क्योंकि हम जो है हमारा हमने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है कनाडा ने अपनी इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड वॉर में लगा दी थी, तो एजुकेशन डिप्राइव हो गए वहाँ के लोग। वहाँ के लोगों में जो है एक रेशियल रेसिज्म उठ गया, एक रेसिज्म की तहरीक चल गई, तो उसकी वजह से लोग बहुत मरे। तो वॉर में डायरेक्टली नहीं मरे लेकिन इनडायरेक्टली काफी सारे लोग मरे और इफेक्ट हुआ, एजुकेशन नहीं मिली, पॉवर्टी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, उसकी वजह से लोग मरे। तो ये इनडायरेक्टली लिंक है, ठीक है, वॉर से ही इनडायरेक्टली लिंक है। तो एक ही लाइन में इस तरीके से बात को बयान कर देना एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है, ठीक है। इसमें आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लेरिफाई कर दिया बिल्कुल। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।